गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है नागरिकता के चैप्टर में। हम लोगों को जो ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड है, इससे पहले हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र किए थे और इसके बाद जो है नागरिकता का टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आप लोग चैप्टर नंबर 5 मान के चलिएगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है क्योंकि मैं नागरिकता पहले करवा रहा हूँ, मूल अधिकार बाद में करवाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरी अपील है आप सभी लोगों को, जिन जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों को लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, काइंडली स्प्रेड आउट दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स, इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन योर सोशल साइट्स, सो दैट एवरीवन गेट बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है। सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और आप लोग बने रहिए। पूरा का पूरा कोर्स हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे टॉपिक्स भी हम लोग अलग अलग, जैसे रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, इंग्लिश का ट्यूटोरियल हम लोग जल्द अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग नागरिकता को कवर करते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग कंप्लीट चैप्टर करोगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता का टॉपिक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर ख़त्म किया वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि गाइस कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जब बन जाता है ना, जब संविधान बनता है तो सबसे पहले एरिया डिसाइड होता है, फिर कौन उस वहाँ का नागरिक होगा ये डिसाइड होता है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होना था वो तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ था वहाँ पे, लेकिन आप सर 6 देख रहे हो। इसका रीज़न ये है कि मैं 6 को पहले करा रहा हूँ, यानी पहले मैं नागरिकता पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पहले नागरिकता ही पढ़ाई जाती है और उसके बाद नागरिकों के मूल अधिकार पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चैप्टर लंबा भी था इसलिए हमने उसको बाद में करने का डिसाइड किया है। तो नागरिकता हम लोग को करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर नागरिकता की हम लोग बात करें तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 से जुड़ी हुई है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 आपके स्क्रीन पर दिखने लग रहा होगा। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक को कवर करता है। ये भाग 2 का पार्ट है और ये हम लोगों ने जो सिंगल सिटीजनशिप ली है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। हालांकि लास्ट क्लास में जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आपको बताने लग रहा था तो हमने देखा था कि अमेरिका में संघ के लिए एक अलग नागरिकता है, जबकि वहाँ के राज्यों के लिए, यानी कि वहाँ के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नागरिकता। लेकिन भारत में चूँकि भारत राज्यों का संघ है तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है और ये हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये ऊपर की इन स्लाइडों में मैंशन है, ठीक है। और अब ये नागरिकता पाने के क्या क्या और तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं जो भारत के कौन कौन से वो लोग हैं जो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो कुछ तो गाइस इसमें बेसिक फंडामेंटल है कि वो जो भारत में जन्मा हुआ वो भारत का नागरिक होगा, है ना। दूसरा ये कि जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो वो भी भारत की नागरिकता अप्लाई कर सकता है। संविधान के प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्षों तक। अब गाइज ये तो रूल खत्म हो गया ना, फिर तो संविधान के प्रारंभ हुए तो चलो कोई पहले पढ़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका फंडा क्या है। संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्षों तक भारत में साधारण तौर पर निवासी के रूप में रह रहा हो, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा रूल आप लोग पढ़ रहे हो कि भारत के संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्ष, तो वो 5 वर्ष तो समाप्त हो चुके हैं क्योंकि अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। तो ये तीसरा रूल तो हमारा वैसे भी खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे और ये कहना क्या चाह रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगला स्लाइड आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। तो संविधान के अनुच्छेद 6, संविधान का जो अनुच्छेद 6 है, क्योंकि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में कह रहा है आपका, तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों को 2 आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। पहला, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आए प्रवासी व्यक्तियों को, इससे पहले जो आ गए उनको नागरिकता मिल जाएगी। और 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को, ठीक है, दोनों ही लोगों को नागरिकता जो है वो दे सकते हैं। दोनों में ही, बाद में आए पहले में आए, दोनों लोगों को नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ 5 सालों तक ही वैलिड था, कुछ सालों तक वैलिड, क्योंकि अब तो कोई पाकिस्तान से अब आएगा नहीं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो वैनिश हो गई हैं और ये सारा का सारा, ये जो नागरिकता पाने का ये वाला जो तरीका था ये सारा का सारा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और इसकी जगह पे हम लोगों ने नागरिकता अधिनियम 1955 को अभी फ़िलहाल हमारे देश में लागू किया है। और नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और इसको कई बार हम लोग संशोधित भी कर चुके हैं। इसको हम लोग 1986 में, 1992 में, 2003 में एंड 2005 में। और अगर हम और रिसेंट की बात करें तो अभी देखेंगे, मैं आपको और भी बताऊंगा कि अभी हमने रिसेंट में कब इसको संशोधित किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगला स्लाइड पर आप लोग देख रहे हो, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए आप लोग
नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। इस अधिनियम में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित उपबंध दोनों के बारे में लिखा है कि आप नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हो और कैसे खत्म कर सकते हैं। 1955 के अधिनियम में अब तक 4 बार 1, 2, 3, 4 यानी कि 86, 92, 2003 और 2005 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत निम्न 4 प्रकार की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब क्या क्या है देखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब नहीं। जन्म द्वारा, कोई जन्म से यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा पंजीकरण के द्वारा, है ना, रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता ले सकता है। या फिर देशीयकरण द्वारा, जब कोई विदेशी या विदेशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। राज्य क्षेत्र, विदेश में सम्मिलित कर लिए जाने पर, ठीक है ना, विदेशी राज्य क्षेत्र को भारत में सम्मिलित, यानी कि मान लीजिए कल को भारत किसी देश पे अटैक कर देता है और उस एरिया को जीत लेता है तो वहाँ के नागरिक जो है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि नागरिकता जो छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा, नागरिकता से वंचित किया जाना, ठीक है ना, भारत सरकार चाहे तो आपसे आपकी नागरिकता छीन भी सकती है, ये भी एक तरीका है नागरिकता को लेने का। आगे की अगर हम बात करें, NRI के केस में क्या होता है गाइज, NRI की फुल फॉर्म होती है गाइज नॉन रेसिडेंस इंडियन, नॉन रिलायबल इंडियन नहीं होता, कुछ लोग इसको गलत भी पढ़ते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो सामान्य भारत से बाहर रह रहा हो, है ना, जो भारत से रह रहा हो तथा उसके बाद भारत का पासपोर्ट भी हो और वो कई वर्षों से बाहर, तो वो भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त सभी लाभों के लिए अधिकृत होता है। यानी भारत का कोई नागरिक है जो विदेश में रह रहा है लेकिन उसका भारत सरकार का पासपोर्ट है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है ना। NRI को भारत भ्रमण के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, वो कभी भी भारत में आ सकता है। अच्छा, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, है ना, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड भी इशू किए जाते हैं भारतीय नागरिकता के लेकर के। तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सितंबर 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ, मैं आपको स्लाइड पढ़ के सुना देता हूँ। सितंबर सन 2000 में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय था उसने भारतीय डायस्पोरा, है ना, जो विदेशी लोगों का जो ग्रुप डायस्पोरा बोलते हैं उसको, पर LN सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने के लिए तथा उसके संरचनात्मक संबंध बनाए गए उपायों का अनुशंसन करने का सौंपा गया, ठीक है। ये सब आपके स्क्रीन पे देख रहे होगा, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी और इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की, ठीक है, ताकि भारतीय मूल के निवासियों को, है ना, पायोस बोलते हैं इनको, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को ही उसी अनुसार नागरिकता अधिनियम 2003 में भी विदेशी भारतीयों को नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIOs, है ना, PIOs पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ करके इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता संबंधित सभी प्रावधान को हटा दिए गए हैं, ठीक है। भारत में नागरिकता अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के, है ना, फिर से यहाँ पे पाकिस्तान को हटाया गया 2005 में भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रदान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के तहत दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों, ठीक है। ये वैसे तो ज़्यादा कुछ जाने वाली बात ये नहीं है। अगर छोटे बड़े एग्जाम्स की अगर बात करें तो पायोस के बारे में क्या होता है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेंड कब किया गया था ये पता होना चाहिए, कितनी बार अमेंड किया गया था ये पता होना चाहिए, और अगर इसको एक बार समझने की कोशिश की है तो आपको क्लैरिटी आपको अपने आप ही मिल जाएगी, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लाइक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड की, तो बाद में क्या होता है, पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में फिर से इसको लागू किया गया, ठीक है ना। उसमें विदेशी भारतीय नागरिकता, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, ठीक है, संबंधित प्रावधानों को जो है संशोधित कर दिया गया है और भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर्स के नाम पे नई योजना शुरू की गई जिसे हम लोग PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिलाकर के बनाया गया, उसको जो पिछले वालों को अमेंड कर दिया गया है। PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। दोनों स्कीमें भी सांसद चल रही हैं। वैसे OCI स्कीम जो है वो अधिक लोकप्रिय थी,
आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर करके इन्हें अधिक सुविधाओं को मिला करके एक एकल स्क्रीन शुरू किया गया। जो ये बनाया गया ना OCI स्क्रीन ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि पिछले वालों को लेकर कन्फ्यूजन थी, ये दोनों अलग अलग थे, काम एक ही कर रहे थे, इसे दोनों को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, आवेदकों का भ्रम दूर कर, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, आगे की अगर बात करें, ठीक है, तो इस प्रकार से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। PIO स्कीम 9/12/2015 को प्रभाव से रद्द कर दी गई है और अधिसूचित किया गया है कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9/12/2015 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे, है ना। जो PIS जो आपके PIO जो ना पब्लिक ऑफ इंडियन ऑरिजिन वाले जो कार्ड धारक है उनको चेंज करके OCI में चेंज कर दिए, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि इस डेट के बाद ये OCI होल्डर जो है वो मान लिए जाएंगे, है ना। अब बात आती है गाइस, एक तो NRI होता है, ठीक है, और एक आता है आपको प्रवासी भारतीय नागरिकता, है ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या क्या संशोधन किया है, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन पेपर में इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो नागरिक अधिनियम ही है, क्योंकि वर्तमान में यही चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में किसी को नागरिकता दी जाती है तो इसी से दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। प्रवासी भारतीय नागरिकता के तहत ये वाला, ठीक है, नागरिक अधिनियम 1955 के खंड 7A के अधीन भारत के प्रवासी भारतीयों के रूप में पंजीकृत लोगों को प्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो अथवा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक रहा था, साथ ही 15 अगस्त 1947 के बाद शामिल भारत के किसी भूभाग का निवासी और उसके बच्चे पोते पोती जो हैं भारत के अप्रवासी नागरिक के रूप में, यदि उन्हें वह देश जिसके वे वर्तमान नागरिक हैं दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है तो पंजीकरण के पात्र हैं। ठीक है, ये भी एक अमेंडमेंट है ना। ज्ञात है कि पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में ऐसे नागरिक प्रवासी भारतीय नागरिक PIO के लिए पात्र होंगे, है ना। हमने बांग्लादेश को यहाँ पे भी बाहर रखा है और पाकिस्तान को यहाँ पे बाहर रखा है। ये सारा कुछ जो हमने रखा गया ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रखा है, जो हमने पाकिस्तान को बार बार बाहर किया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है और 2019 क्या कहता है। दिस इज द लेटेस्ट वन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो काफ़ी विवादों में भी रहा। भारत सरकार ने वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए हैं। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 6 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। भारतीय नागरिक के लिए लगातार 1 वर्ष तक रहना, है ना, भारतीय नागरिकता के लिए लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य, परंतु विशेष परिस्थितियों में छूट है। OCI बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण में उदार बनाया जाएगा, इसको वो किया जाएगा, फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। ऐसे नागरिकों के बच्चों या अगली पीढ़ी के लिए भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। धारा 7A के अधीन, उसी में जो अमेंडमेंट था आपका 2015 वाला, उसी के अधीन प्रवासी भारतीयों के रूप में दर्ज ऐसे पति या पत्नी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार प्राप्त करते हैं जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत हो रही हो। ठीक है, जो भारत में 2 वर्ष की मैरिज के लिए रजिस्टर्ड हुए हो उनको भी ये लोग नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत भारत के नागरिकता का प्रोविजंस उन्होंने लागू किए हुए हैं। जो गाइस अभी लेटेस्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, वो ये कि सन 2019 में भारत सरकार ने जो है वो नागरिक संशोधन अधिनियम जो है वो लागू किया है ना। इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसको लेकर काफ़ी सारे प्रावधान भी हैं और इसी को हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखते हैं इसको एक बार जरा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है क्या कि यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, पहली बात, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध और ईसाई और पारसी लोग जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले प्रवेश किया है को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, है ना। यानी जो लोग इस डेट से या उससे पहले उन्होंने प्रवेश ले लिया है, इस डेट के बाद नहीं, उससे पहले जो प्रवेश ले लिया है, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये इस बात का, क्योंकि पाकिस्तान को हमने पहले ही बहुत देर तक बाहर रखा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया, इसमें एक खास वर्ग का जिक्र नहीं है, इसमें मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हिंदू को जिक्र है, सिख का जिक्र है, जैन का जिक्र है, बौद्ध का, ईसाई का और पारसी का।
इसका जिक्र इसलिए भी है क्योंकि इनकी संख्या जो है वहाँ पे अल्प हो गई है, या अल्पसंख्यक वर्ग में आ चुके हैं ये लोग, ठीक है। इनकी संख्या जो है, जैसे मान लो अगर हम बात करें एक्चुअल डाटा की, अगर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में उसमें हिंदू की प्रतिशत जो है तो वो 28% के आसपास थी, जो कि अब अल्पसंख्यक में 8% या शायद 2% के आसपास कुछ ऐसा रह गया है, ठीक है। तो इसी कारण से ये प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। उपरोक्त 3 देशों के 6 धर्मों के व्यक्तियों के लिए, उपरोक्त जो देश लिखे हुए ना 3 देश, कौन कौन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धर्म कौन कौन से, ये और ये के लिए 11 वर्षों की अनिवार्यता का शर्त को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में भी छूट की प्रावधान किया गया, ताकि ये लोग आसानी से उस नागरिकता को होल्ड कर सकें। तो नागरिकता अधिनियम में इतना ही कुछ था, ठीक है। इसके लेकिन एक दो पॉइंट जो थे वो हम लोग जो फैक्चुअल पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य क्या क्या कहते हैं। तो उसमें पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट स्लाइड में भी, लास्ट क्लास में भी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुगत परंपरा और देशीयकरण से, भूमि अर्जन से और पंजीकरण द्वारा प्रदान की गई है। आगे की अगर हम बात करें तो ये जो अनुच्छेद जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये 4-5 अनुच्छेद एक बार देख लेते हैं, 5 से 11 क्या क्या अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 5 तो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, ये अब खत्म हो चुका है, ये भी अब खत्म हो चुका है। 8वें की बात करते हैं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों को नागरिकता देने का अधिकार है। दूसरे देशों की स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की समाप्ति है। जो लोग दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त करेंगे वो भारत की नागरिकता उनको छोड़नी पड़ेगी। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। और संसद द्वारा नागरिकता अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है, उसको अप्लाई करना या उसमें कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस करते रहना, ठीक है। तो अगर नागरिकता को लेकर हम लोग देखें तो उसमें कुछ खास नहीं बचता, यही हमारा टॉपिक बचता है। तो ये सारे अधिनियम आपको एक बार पता होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट जो हमारा CAA वाला था उसके बारे में इसको आप लोग देखोगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। और दूसरी बात गाइज, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं, ठीक है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो जा करके पूरे टॉपिक को देखें, क्योंकि अकेला वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप पूरा टॉपिक देखेंगे, सबका लिंक जो है, सभी चैप्टर्स का लिंक जो है वो 1 बाय 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इसकी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि नीचे ही शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप सारा का सारा चैप्टर देखिए, कंप्लीट कोर्स कीजिए। अधूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अधूरी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मौलिक अधिकारों करेंगे। इसको आप लोग चैप्टर नंबर 5 काउंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, तो मैंने इसको पहले करा दिया, मौलिक अधिकारों को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।